हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो सीरीज करी थी जहां पर मैंने आपके साथ 4 केसेस प्रेजेंट किए थे। पहला, इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से होते हैं। कौन से एक दो पैरामीटर्स देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या नॉट सो अच्छी है या फिर बुरी है। दोस्तों, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कौन से पैरामीटर्स को देखना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज मैंने वहां पर डिस्कस करी थी। तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, कंपनी किस सिचुएशन में है, एज इन कंपनी की नेटवर्थ कैसी है। दोस्तों, थर्ड और फोर्थ वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि थर्ड वीडियो में मैंने आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करी थी और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द किंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताती है आपके मार्केट ने या फिर क्लाइंट्स ने कितना कैश कंपनी को दिया है और कंपनी ने कहां कहां पे ये कैश स्पेंड किया है। कंपनी जितना मर्जी प्रॉफिट कमा ले, अगर इस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही तो कोई फायदा नहीं है काम करने का, क्योंकि इवेंचुअली एम्प्लॉय की सैलरी कैश में जाएगी, मशीन्स कैश में परचेज करी जाएगी, जमीन कैश में परचेज करी जाएगी, प्लांट कैश से बनेगा, डिविडेंड कैश से दिया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, फोर्थ वीडियो आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट थी, जहां पर मैंने आपके साथ कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऐसे हैं, जैसे कि आरओई हो गया, आरओसी हो गया, कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जिनको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, एज इन क्या वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, इन चारों वीडियोस को आपका बहुत प्यार मिला है, एंड बाय द वे, अगर आपने ये चारों वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, आप अगर आज ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इन चारों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, पहले जाके इन वीडियोस को समझ लीजिए, देख लीजिए। ऑल्दो वो देखे बिना भी आपको आज वाला कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो पुरानी वाली 4 वीडियोस आप देख लेंगे तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा एनलाइटेंड फील करेंगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आप ही की रिक्वेस्ट के बेसिस पे है। तो जिन लोगों ने उन चारों वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, और जनरली ये लोग वो हैं जो मेरी बहुत सारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हम आपकी रिक्वेस्ट पे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। अगर मुझे आते होते हैं, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं लेकर आता जहां पर मैं पढ़ के आपको कोई चीज बता दूं। मैंने अगर अपनी लाइफ में कोई चीज को यूज किया है और मेरे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए लेसन है, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आई कैन एश्योर यू कि मैंने आपके साथ आज तक ऐसा कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया है जो टॉपिक मैंने कभी अपनी लाइफ में यूज ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एआई को फंडामेंटल के साथ मिक्स किया है और वो कैसा रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ प्रेजेंट करी हैं। एट द सेम टाइम, हमारा जो धन HQ वाला चैनल है, वहां पर मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं। वो सारी स्ट्रेटजीज भी मैंने या तो यूज करी हैं, उसको अप्लाई किया है, उसको बैक टेस्ट किया है, तभी मैंने उनको आपके साथ शेयर किया है। सो दोस्तों, मैं आपके साथ अपना सारा जेन्युइन कंटेंट शेयर करता हूं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी उसको उसी मेहनत के साथ, उसी शिद्दत के साथ अपने आसपास जेन्युइन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को शेयर किया कीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन रहेगी। ये सारी चीजें ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ मुझे बताता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट में आम खरीदने गया हूं तो आम की क्वालिटी क्या है, लेकिन लास्ट ईयर 2-2.5 लाख रुपए पर किलोग्राम के आम बिक रहे थे, तो क्या हमने वो परचेज किए? नहीं किए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठाया कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज तो मिल गई, लेकिन आज मार्केट्स अगर ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, तो क्या हमें शेयर्स परचेज कर लेने चाहिए या हमें करेक्शन का वेट कर लेना चाहिए? और अगर करेक्शन का वेट करें तो कौन सा लेवल ऐसा है जहां पर हमें उसको बाय करना चाहिए? अब दोस्तों, मैं आपको प्राइस का रिकमेंडेशन तो यहां पर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज डेफिनेटली यहां पर बता सकता हूं कि आई कैन टेल यू सम 2-3 मोर फाइनेंशियल रेशियोज, जिसके थ्रू आप इसमें वैल्यूएशन को भी जज कर पाएंगे। वैसे मैंने वैल्यूएशन का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मैंने लास्ट वाली वीडियो सीरीज में डिस्कस किया था, लेकिन स्टिल मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स को आप वैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्राइमरीली 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको मैं वैल्यूएशन के लिए यूज करता हूं। मैं तीनों पैरामीटर्स पहले आपको बता देता हूं और फिर मैं उसको वहां पर स्कैनएक्स पे अप्लाई भी कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर जो मैं यूज करता हूं वो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। अब देखिए, सब्जेक्टिविटी तो बहुत सारे पैरामीटर्स में होती है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में सब्जेक्टिविटी रिलेटिवली कम है। क्या सब्जेक्टिविटी है? देखिए, कोई सेक्टर सस्ता होता है, कोई सेक्टर महंगा होता है। अगर एक महंगे वाले सेक्टर में मुझे सस्ती कंपनी मिल रही है और वो अच्छी है, तो क्या मुझे नहीं लेनी चाहिए? मुझे ले लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑटो सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशन है, हाइपोथेटिकली आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इंडिया डिफेंस का मेजर एक्सपोर्टर बन जाएगा अगले डेकेड के अंदर। कंप्लीट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, लेकिन मान लेते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस है। अब यहां पर ज्यादातर डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनका पीई फॉर एग्जांपल 80 चल रहा है, लेकिन जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जो कि फाइनेंशियली साउंड भी है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास का है, तो क्या मुझे नहीं लेना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपका इन जनरल
प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का एक्सपेक्टेशन रहता है 25 से 30 के बीच में, लेकिन ये अपने सेक्टर से सस्ती मिल रही है तो अब इसको कर सकते हैं। तो जनरली मैं दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो यहां पर फॉलो करता हूं। पहला है कि मेरी जो सबसे फेवरेबल कंपनी होती है वो होती है ऐसी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 30-35 से कम का होता है। दोस्तों 35 से ऊपर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मुझे महंगा लगना शुरू हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका थॉट अलग भी हो सकता है क्योंकि हम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं, आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो सकते हैं। हम दोनों का थॉट, हम दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकता है, हम दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप इस नंबर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली 30-35 से ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल प्रेफर नहीं करता हूं। लेकिन अगर ऐसे किसी हाई ग्रोथ सेक्टर के अंदर मुझे 40 पी मिलता है तो वहां पर भी मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन इन जनरल अगर आप मुझे कुछ कंडीशन ना दें, सिर्फ ये पूछें कि कितना पी मुझे चाहिए, तो मुझे 30 से कम पी चाहिए। ऐसी कंपनीज जिनका पी 30 से कम होता है और फाइनेंशियली अच्छी होती है, कैश फ्लो वाइज अच्छी होती है, बैलेंस शीट वाइज अच्छी होती है, ये कंपनीज मैं परचेज करना चाहूंगा। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है, चलिए इस कंडीशन को आप इग्नोर भी कर दीजिए। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका हाई ग्रोथ वाला ये डिफेंस स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है। कैसे? प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे स्कैनएक्स पे ये पैरामीटर कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं गया स्कैनएक्स पे और स्कैनएक्स में मैं क्रिएट पे क्लिक करके मैं पहुंच गया क्रिएट स्कैनर पे। दोस्तों पहली कंडीशन तो यहां पर ये है कि मैंने यहां पर डाल दिया पीई रेशो। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा पीई जो है वो लेट अस से इन द बेस्ट केस सिनेरियो 35, इससे ऊपर का मैं प्रेफर नहीं करूंगा, तो ये आ गई। लेकिन ऐसा करने से कुछ कुछ अच्छी कंपनीज मेरे हाथ से निकल सकती हैं। दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस रेशो को यहां से डिलीट कर देते हैं। आप चाहें तो ये वाली भी रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक कंडीशन है, प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग। मतलब अगर ऑन एन एवरेज सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 70 का है और मेरी कंपनी का 40 का मिल रहा है, तो भी मैं इसको एक रिलेटिवली बेटर कंपनी कंसीडर करूंगा। ऑल्दो मैं उसको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं दूंगा जितनी मैं तब देता अगर इसका पी 30 से नीचे या 35 से नीचे होता तो। लेकिन प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये नंबर 1.2 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये अपने सेक्टर में भी ओवरवैल्यूड तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर ये 1 से भी कम हो। मतलब अगर एवरेज सेक्टर का पीई 50 है तो मेरा पीई 50 से कम होना चाहिए। रादर आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि आप यहां पर 0.8 कर दीजिए। मतलब मेरी कंपनी अपने सेक्टर में बहुत सस्ती मिल रही है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 2600 2650 में से 1400 कंपनीज मेरे पास बचती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अपने सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में आधे रेट पे आपको मिल रही है 0.5, तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 900 950 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सेक्टर के पी को बीट नहीं कर रही हैं। अब इन कंपनीज में देख लीजिए कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रो भी कर रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें करेक्शन भी आया हुआ है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली रेशो हो गई पीई डिवाइडेड बाय सेक्टर का पीई। दोस्तों दूसरी रेशो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशो है। दूसरी रेशो होती है पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। अगर बुक वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी प्राइस टू बुक रेशो भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसकी वैल्यूएशन कैसे करने वाले हैं दोस्तों? एक नंबर जो इनकम स्टेटमेंट में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता वो क्या है? वो है सेल्स। रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो प्राइस टू सेल्स की जो रेशो होती है, जो कि अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, यहां पर देखते हैं हम ऐड फिल्टर्स में जाके प्राइस टू सेल्स नहीं, हम मार्केट कैप टू सेल्स देख लेते हैं। प्राइस टू सेल्स मतलब प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। मार्केट कैप टू सेल्स मतलब टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो बात एक ही है, तो मैंने यहां पर डाल दिया मार्केट कैप टू सेल्स रेशो। अब गाइस ये नंबर रेलेवेंट कौन सा होता है? अगर आपका प्राइस टू सेल्स रेशो या मार्केट कैप टू सेल्स रेशो अगर ये नंबर 1 से कम है, 1 से छोटा है, इसका मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर ये नंबर 1 से 2 के बीच में है तो मतलब स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। और अगर ये नंबर 2.5 से ऊपर है तो मोस्ट लाइकली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ऑफ कोर्स ये सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ब्रॉडली 1 से कम मिलने वाली कंपनी जो होती हैं हम उनको अंडर वैल्यूड कंसीडर करते हैं। हमें अंडर वैल्यूड कंपनी परचेस नहीं करनी, हमें अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनीज परचेस करनी है। तो वो स्टार्टिंग वाली जो 4 वीडियोस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ये उसके अलावा आप कंडीशन देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 0 से 1 के बीच में हम देख लेते हैं क्या कोई कंपनीज अंडर वैल्यूड है। अब आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 350 कंपनीज ऐसी बचती हैं जो अपने सेक्टर में अंडर वैल्यूड है पी के बेसिस पे एंड ऑल्सो मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे। मतलब जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उतनी उनकी मार्केट कैप भी अभी तक नहीं हुई है, जबकि ज्यादातर कंपनीज की मार्केट कैप अपने रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा होती है। 2 गुना ज्यादा हो सकती है, 3 गुना ज्यादा हो सकती है।
5 गुना 7 गुना भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1.2 1.3 बहुत कॉमन नंबर आपको ये मिल जाएगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कंपनी अंडरवैल्यूड है। अंडरवैल्यूड कंपनीज नहीं परचेज करनी, अच्छी अंडरवैल्यूड कंपनीज परचेज करनी है। तो सबसे पहले ढूंढिए अच्छी कंपनीज, फिर ढूंढिए अंडरवैल्यूड कंपनीज। तो स्टार्टिंग की 4 वीडियोस और ये वाली 5वीं वीडियो ये आपकी मदद करेगी सारी फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करके सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी मिलती है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैंने रिकमेंडेशन नहीं दिया किसी स्टॉक को बाय करने की, मेरा पर्पस है आपको यह सिखाना कि अच्छी कंपनीज ढूंढी कैसे जाती है, सो दैट अगली बार जब मार्केट गिरे और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अंडरवैल्यूड हो, तब आपको मेरी जरूरत ना पड़े, आपके पास ये पैरामीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो। दोस्तों, जब कभी मार्केट गिरती है, यहां पर हमारे सामने अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती है और यहां पर एमटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एमटीएफ के थ्रू यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक माइनर सी इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करके आप अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, और ये अच्छे रिटर्न्स आपके इंटरेस्ट से तो ज्यादा होते ही हैं, आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, अगर आप कई सालों से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो एमटीएफ इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगर आप समझते हैं इसको, तो आप इससे अपना आरओआई इंक्रीज कर सकते हैं। सेम चीज आप म्यूचुअल फंड डीमैट, एमएफ डीमैट के थ्रू भी इंक्रीज कर सकते हैं। धन में अगर आपके म्यूचुअल फंड्स रखे हैं, तो आप इनको प्लेज करके इसके अगेंस्ट मार्जिन लेकर भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, तो ये भी आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, दिस वाज द एंटायर थॉट प्रोसेस एंड कंसीडर दिस एज अ एडिशनल वीडियो, अ बोनस वीडियो, द मल्टीबैगर सीरीज जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करी थी। कैसा लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.